हम एक्टिविटी 10.2 देख रहे थे। इसके पहले हमने ब्रीथिंग देख लिया था, अब हम एक्टिविटी 10.2 देखेंगे। इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें क्या करना है, आपको कुछ स्टूडेंट्स को एक साथ कंबाइन होकर क्या करना है, एक छोटी सी एक्टिविटी करना है। इसमें क्या करना है कि हमें अपने ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट को 1 मिनट में अंदर हम कितना ब्रीथ इन कर रहे हैं, मतलब कितना हम ऑक्सीजन 1 मिनट के अंदर कितना ब्रीथ इन कर रहे हैं, मतलब सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, इसको हमको नोट करना है 1 मिनट के अंदर। यही क्या होता है, हमारा ब्रीथिंग रेट होता है। और इसी एक्टिविटी को हमें परफॉर्म करना है। और कब कब करना है, नॉर्मल पोजिशन में करना है जैसा कि यहाँ पहले दिया हुआ है। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा चल के करना है, उसके बाद दौड़ने के बाद करना है और फिर रेस्ट पोजीशन में आके करना है। तो जब हम इस एक्टिविटी को करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का जो रेस्ट पोजीशन में जो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट होता है, यानी सांस लेने का जो उसका क्या होता है कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, वही ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट हुआ, तो वह 1 मिनट में लगभग 15 से 18 बार होता है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ब्रीथिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। लेकिन जब हम कोई एक्सरसाइज कर लेते हैं, तेज़ दौड़ लेते हैं, तब क्या हो जाता है, हमारा ब्रीथिंग रेट लगभग 25 बार हो जाता है, पर मिनट 25 बार हो जाता है। नॉर्मल में 15 से 18 रहता है, बट यदि हम कोई दौड़ लिए, कोई हैवी एक्सरसाइज कर लिए तो वह 25 बार हो जाता है। While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breath and thus inhale more oxygen. While we exercise, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, नॉट ओनली वी ब्रीथ फास्ट, हम केवल ब्रीथिंग फास्ट नहीं करते हैं, मतलब मीन्स हम कभी सांस बहुत तेज नहीं लेते हैं। वी ऑल्सो टेक डीप ब्रीथ एंड दस इनहेल मोर ऑक्सीजन। क्या करते हैं कि हम बहुत गहरी सांस लेते हैं और इस तरीके से हम काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, मीन्स इनहेल करते हैं। हमको ऊपर वाली एक्टिविटीज़ से क्या देखने को मिलेगा, ये भी देख लीजिए। जब हम ये एक्टिविटीज़ करेंगे तो क्या होगा कि व्हेनेवर अ पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ही शी ब्रीथ फास्टर। जब हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ सांस लेते हैं। एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब हम कोई वर्क करेंगे। वर्क करने का मतलब हम दौड़ें, कोई हैवी सामान लेके चलें। तो इस तरीके से जब हम कोई फिजिकल वर्क करेंगे तो क्या होता है, हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम उस समय क्या होगी, हमारी ब्रीथिंग फास्ट हो जाएगी। एज ए रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू आवर सेल। तो उस समय क्या होगा, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो हमारे बॉडी में जो सेल होते हैं उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, मोर एनर्जी रिलीज। तो इससे क्या होगा कि जो फूड का ब्रेक डाउन है वो भी क्या होने लगेगा, उसमें भी तेज़ी आ जाएगी, वो भी तेज होने लगेगा और एनर्जी और ज़्यादा रिलीज़ होने लगेगी। Does this explain why do we feel hungry after a physical activity? तो क्या ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि हम जब कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमें भूख क्यों लगती है। तो ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि हमें जब कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो भूख क्यों लगती है, क्योंकि उस समय क्या होता है, खाने का ब्रेक डाउन होता है, फूड जो होता है हमारा ब्रेक डाउन होता है और इस तरीके से हमारे बॉडी को वो एनर्जी देता है। तो फिर हमारी एनर्जी कम होने लगती है, तो इसलिए फिर हमको भूख लगने लगती है, खाने की ज़रूरत पड़ने लगती है। When you feel drowsy, does your breathing rate slow? Does your body receive sufficient oxygen? अब हम देखते हैं एक्टिविटी 10.3, जिससे ये क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिगर 10.3 shows various activities carried out by a person during normal day. फिगर 10.3 जो दिया हुआ है, ये एक पर्सन की बहुत सारी एक्टिविटीज़ दिखा रहा है कि आदमी दिन भर में यही सभी काम करता है, या वो कोई ना कोई काम करेगा या तो रेस्ट करेगा, इनमें से कोई ना कोई काम करता है। कैन यू से इन विच एक्टिविटी द ब्रीथिंग रेट विल बी स्लोएस्ट एंड इन विच विल बी द फास्टेस्ट। तो क्या इस डायग्राम में आप देख के बता सकते हैं कि इसमें से किसमें से जो ब्रीथिंग रेट है वो स्लो होगा और किसमें बहुत तेज होगा, ठीक है। तो इसमें जो डायग्राम दिया है इसमें आपको बताना है कि किस पोजीशन में ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होगा और किस में कम होगा। असाइन नंबर टू द पिक्चर इन द ऑर्डर टू इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीथिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। तो इसमें क्या करना है, आपको नंबरिंग कर लेना है और उसके हिसाब से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिएगा कि किस डायग्राम से हमें पता चलता है कि इसमें ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होगा, इसमें ब्रीथिंग रेट कम होगा। तो और ये भी देखना है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ था कि जब आप ड्राउजी फील करते हैं, स्लीपी फील करते हैं, तो आपकी ब्रीथिंग रेट क्या होती है, स्लो हो जाती है कि फास्ट हो जाती है कि नॉर्मल रहती है। यहाँ पर ये भी सारी चीज़ें दी हुई है। हाउ डू वी ब्रीथ, अब दिया कि हम सांस कैसे लेते हैं। तो हम सांस कैसे लेते हैं, जब हम क्या करते हैं,
जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो नॉस्ट्रिल होती है, नाक, जो हमारी नाक में छेद होता है उसी को क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल कहते हैं। तो हम उसी के थ्रू सांस लेते हैं, तो उससे क्या होता है, एयर पास करता है हमारी नॉस्ट्रिल के थ्रू और कहाँ जाता है, नसल कैविटी में, मीन्स हमारी नाक में जाता है। और नसल कैविटी से ये हवा हमारे लंग्स में पहुँचती है एक विंड पाइप के थ्रू। बीच में एक विंड पाइप पाया जाता है, उसके थ्रू ये हवा कहाँ पहुँचती है, हमारी लंग्स में पहुँचती है। और लंग्स कहाँ पाया जाता है, ये चेस्ट कैविटी में पाया जाता है, जैसा कि फिगर 10.4 में दिखाया जा रहा है। ये हमारे सीने में पाया जाता है जो हमारा लंग्स होता है। ए लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। और इसी में क्या होता है कि एक डायाफ्राम पाया जाता है। ये एक तरीके से हमारे लंग्स के लिए फर्श का काम करता है, ओके, जो कि हमारे सीने में ही पाया जाता है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड रिब केज। और जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे डायफ्राम का और रिब केज दोनों का मूवमेंट होता है। जो हमारा लंग्स होता है इन्हीं रिब केज के अंदर पाया जाता है। ये 12 इधर होते हैं और 12 इधर होते हैं। ये जो डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है ये लंग्स का फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। ये आपको समझाने के लिए टर्न करके दिखाया जा रहा है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। जब हम इनहेलेशन करते हैं तो क्या होता है, जब हम इनहेलेशन की प्रोसेस करेंगे तो जो रिब्स है वो ऊपर की तरफ मूव्स करेगा और बाहर की तरफ, और डायफ्राम क्या करेगा, मूव्स डाउन करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। डायफ्राम नीचे की तरफ मूव्स करेगा और रिब्स क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव्स करेगा। The movement increases space in your chest cavity and reassesses into the lungs। तो जो मूवमेंट से क्या होगा कि जो आपकी चेस्ट कैविटी है उसमें जब मूवमेंट करेगा तो उसमें क्या होगा, गैप बनने लगेगा। तो इस तरीके से जो एयर है वो हमारी चेस्ट कैविटी में जाने लगेगी और हमारे लंग्स तक पहुंचने लगेगी। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर। और लंग्स में क्या पहुंच जाएगा, हवा पहुंच जाएगा। ड्यूरिंग एक्सेलेशन लिप्स मूव डाउन एंड इनवर्ड वाइल डायफ्राम मूव्स। और डायफ्राम क्या करेगा, वो ऊपर की तरफ होगा। जब हम इनहेलेशन, अब देखिए क्या दे रहा है, जब हम इनहेलेशन की प्रोसेस कर रहे हैं तो जो हमारा रिब्स है, जो हमारी पसलियां हैं वो ऊपर की तरफ, ऊपर और बाहर की तरफ मूव कर रही है, जबकि डायफ्राम क्या कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मीन्स नीचे की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन जब हम एक्सेलेशन की प्रोसेस कर रहे हैं तो इस बार रिब्स क्या कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है और इनवर्ट की तरफ, यानी रिब्स जो है इस बार नीचे और अंदर की तरफ मूव कर रहा है। और डायफ्राम जो है वह क्या कर रहा है, अपनी वाइल डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन। वाइल डायफ्राम जो था वो अपने क्या कर रहा था कि मूव करके नीचे आ जा रहा था, इस बार वो अपनी पहले वाली पोजीशन पे चला जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा। दिस रिड्यूस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी एंड एयर पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। इससे क्या होता है कि जो चेस्ट कैविटी की साइज है वो रिड्यूस होने लगती है और जो एयर होता है वह बाहर निकलने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलने लगता है, जैसा कि फिगर 10.5 में दिखाया गया है। देखिए ये फिगर 10.5 है, इसी मैकेनिज्म दिया हुआ है। क्या हो रहा है कि इसमें जब हम एयर अंदर ले रहे हैं, देखिए जब हम एयर यहाँ से अंदर लिए तो ये क्या हुआ, रिब्स बाहर की तरफ मूव किया, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ मूव कर रहा है ना, तो डायफ्राम भी क्या हो गया, ऊपर की तरफ मूव करने लगा। लेकिन जैसे ही हम एयर हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है, ये क्या होने लगा, अंदर की तरफ मूव करने लगा। उससे क्या हो गया, ये वापस से अपनी जगह पर चला गया। ये मूव्स करके डाउन आया था ना, लेकिन ये वापस से क्या हो गया, अपनी जगह पे चला गया। तो इस तरीके से रिब्स और डायफ्राम का बहुत रोल होता है हमारे सांस लेने में, और इस तरीके से यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है कि जैसे ही हवा अंदर गई वो क्या हुआ, जैसे ही हम सांस लिए हवा को अपनी अंदर खींचे, ये डायफ्राम दोनों क्या, ये रिब्स दोनों बाहर की तरफ मूव करने लगे और डायफ्राम क्या हो गया, ऐसे नीचे की तरफ आ गया। ओके, लेकिन जैसे ही हवा हमारे शरीर से बाहर निकलने लगी वो क्या हो गया, डायफ्राम क्या होने लगे, डायफ्राम वापस से क्या करने लगे, अंदर की तरफ मुड़ने लगे। ठीक है, जैसे ही अंदर की तरफ मुड़ने लगे ये वापस से क्या हो गया, अपनी पहले वाली पोजीशन में आ गया। यानी जब हम हवा लेते हैं तो ये, जब हम हवा को अपने अंदर लेते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, फैल जाता है, और जैसे ही हम हवा बाहर छोड़ते हैं डायफ्राम क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और रिब्स के साथ भी ऐसे ही होता है, रिब्स जैसे लगेगा कि ये खुल रहा है और बंद हो रहा है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इस तरीके से हम सांस लेते हैं। इसके साथ ही इसमें दिया है व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, हम क्या बाहर करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। यहाँ पे ये जो बॉटल वाला प्रैक्टिकल है ये भी इसी तरीके से, इसी मैकेनिज्म को शो करने के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया डायफ्राम वाला, उसी को शो करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, जैसे ही इसमें हवा जाएगा, अंदर जाएगा,
जैसे कि इसमें हो रहा है, जैसे ही हवा अंदर जा रहा है वो क्या हो रहा है, डायफ्राम जो है वो तुरंत क्या हो रहा है कि नीचे की तरफ आ रहा है। तो जैसे ही इसमें एयर जा रहा है, देखिए ये दोनों गुब्बारे फूल जाएंगे, और जैसे ही हवा इसमें से बाहर जाएगा ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे, क्या कहते हैं, इसमें से हवा निकल जाएगा, मतलब ये पिचक जाएगा। तो यही इसी डायफ्राम वाली एक्टिविटीज़ के लिए ये बॉटल वाला डायफ्राम जो होता है हमारा कार्य करता है, इसी बॉटल वाली एक्टिविटीज़ पे करता है। और इसके साथ साथ कुछ अदर एनिमल के ब्रीथिंग ऑर्गन दिया हुआ है, जैसे कि कॉकरोच वगैरह हो गए। ये सब किससे सांस लेंगे, स्पाइरिकल्स के थ्रू लेंगे। इनके शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके थ्रू सांस लेंगे। कुछ ऐसे जानवर होते हैं, मीन्स ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनका जो नेटवर्क होता है, जिनकी जो शरीर होती है वो ट्यूब टाइप की होती है, तो उनमें ट्रैकिया पाया जाता है, वो उसके थ्रू सांस लेंगे। अर्थवॉर्म स्किन के थ्रू सांस लेता है। साथ ही साथ जो मछलियाँ होती हैं, पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, वो गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो स्टेमेटा के थ्रू सांस लेते हैं। इस तरीके से सभी जानवर के अलग अलग अंग पाए जाते हैं। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। जो फ्रॉग होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं तो गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं या अपनी स्किन के थ्रू लेते हैं, जब वो ज़मीन पे आ जाते हैं तो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। तो इस तरीके से सभी जानवर के ब्रीथिंग ऑर्गन को बताया गया है। हम किस तरीके से सांस लेते हैं, ब्रीथिंग क्या होता है, रिस्पायरेशन क्या होते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके।